निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति का अधिकार है। निलंबनकारी, जब वो चीज को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, तो इसके बाद में क्या होगा, याद रख लेना इस बात को, क्या बोलेंगे, वापस आने पर मानना होगा, चाहे संशोधन हो या ना हो, बस छोटी सी बात याद रखो, वापस आने पर मानना होगा। यानी उस सदन ने भेज दिया वापस कि भाई ठीक है हम पुनर्विचार कर चुके हैं, अब क्या होगा, एक्सेप्ट करना ही होगा। सारे लोगों ने लिखा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बाध्य कर होगा, बस इतना समझना है। तो बाध्यकारी होंगे, वापस आने पर, ये देखो थोड़ा एक साथ लिख गया है तो इसको ऐसे लिख लेना, वापस आने पर मानना होगा। क्या बोलेंगे, बाउंड टू एक्सेप्ट, राष्ट्रपति साहब दोबारा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है पिछली क्लासेस में कि एक बार तो ये भेज सकते हैं, ठीक है, और आपका दोबारा जो सलाह आएगी उधर से उसको इनको मानना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि उसको वो अस्वीकृत कर दे, अस्वीकृत कर दे यानी अपनी परमिशन ना दे, या ऐसा हो सकता है अपने निर्णय को सुरक्षित रख ले। निर्णय सुरक्षित रखने का मतलब क्या, जवाब ही ना दे कुछ भी। अब कितने दिन तक वो जवाब ना दे बताएं जरा, अगर उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो रिजर्व कर लिया, डिसीजन जो है वो रिजर्व कर लिया है, तो क्या बोलेंगे, इसी को बोलते भैया पॉकेट वीटो। तो कितने दिन तक रख सकते हैं बताओ जरा, यानी जेल सिंह जी का मैंने बताया था आपका डाकघर संशोधन अधिनियम पर, तो पड़ा रहेगा बिल, ऐसे ही तो बिल पड़े रहते हैं, पॉकेट मतलब अपनी जेब में रख के भूल जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। तो वो बिल, ए स्थिति हो सकती है बिल की, तो एक स्थिति में स्वीकृत हो जाएगा, वापस भेज सकते हैं, ये शक्ति उनके पास में है, ठीक है, कि भैया इसमें संशोधन कर लो, संशोधन कर लिया तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो रिजेक्ट ही है, या आपका डिसीजन रिजर्व कर दिया उन्होंने, यानी कि रिजर्व करने का मतलब क्या है, जवाब ही नहीं देंगे, तो नो लिमिट, सारे साथियों ने कहा, कुछ दोस्तों ने तो कहा है 14 दिन तक। ये कहाँ से आपके दिमाग में आया दोस्त, आपको पढ़ना चाहिए, पिछली क्लासेज जब मैंने राष्ट्रपति वीटो शक्ति बताई थी, तो जो कोई नए साथी जुड़े हों उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछली क्लासेस को भी आप करते रहें, है ना, उनको भी खत्म करते रहें, राष्ट्रपति साहब पढ़ लें एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। साधारण विधेयक के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, किसी भी सदन में रख सकते हैं, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, दोनों तरह के सदस्य रख सकते हैं, दोनों को शक्ति बराबर है। दोनों को शक्ति बराबर होने का मतलब क्या है, जिस सदन में पुट होगा उसमें 3 रीडिंग्स होंगी, पहले में शीर्षक उद्देश्य, फिर बहस और चर्चा, तीसरे में वोटिंग, साधारण बहुमत हो गया, पास होके नेक्स्ट हाउस को, नेक्स्ट हाउस में सेम प्रोसीजर होगा क्योंकि इसके पास भी सेम पावर्स है। यहाँ पर ये क्या बोलेंगे, ये कर सकता है कि पास कर ले, संशोधन करके भेजे नहीं, ये कर लो, तो वो उस चीज़ को मान लें तो ठीक है, और अधिकतम 6 महीने तक रोके रख सकता है, कैन बी होल्ड फॉर 6 मंथ्स, और अस्वीकृत भी कर सकता है इसको, और अगर ऐसा हो गया कि अस्वीकृत कर दिया गया तो संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है आर्टिकल 108 में। फिर राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा, उनके पास अधिकार एक्सेप्ट करने का है, या उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं, या अपना जो क्या बोलेंगे, निर्णय को सुरक्षित रख सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो चले आगे, अगला कौन सा बिल आता है हमारा, फिर हमको समझना पड़ता है आपका वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक में धन विधेयक अगर समझ गए तो बाकी दो तो बहुत एक एक लाइन में समझ जाओगे। वित्त वित्त विधेयक कौन से आर्टिकल में बताया मैंने अभी आपको, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक होता है हमारा फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल। और वित्त विधेयक, अब अंतर समझना इनके बीच में, मैंने क्या कहा आपसे, वित्त विधेयक जो है, एक तो होता है वित्त विधेयक में कौन सा, धन विधेयक, धन विधेयक। सबसे पहले हमें धन विधेयक को समझना पड़ेगा, ये आर्टिकल 110 में आएगा, ठीक है। धन विधेयक बोले तो मनी बिल लिख लेंगे इसको, अब तो लिख सकते हैं मनी बिल। और फिर होगा आपका कौन सा वित्त विधेयक, कौन सा बताया मैंने आपको, वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 1 अर्थात श्रेणी 1, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1। फाइनेंशियल बिल किस आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 117 का सबसेक्शन 1। और फिर आएगा वित्त विधेयक, वित्त विधेयक श्रेणी 2। देखो दो दो में नहीं है, दो किस में है, वो 3 में है, फिर 2 में क्या है भैया, ये है आपका फाइनेंशियल बिल कैटेगरी सेकंड, आर्टिकल 117
3 में, तो फिर 117 2 कहाँ गया बीच में से? तो 117 2 में क्या है बताया जाएगा अभी जब मैं आपको धन विधेयक समझाऊंगा कि धन विधेयक किन स्थितियों में धन विधेयक नहीं होगा। ये आर्टिकल 117 2 में बताया गया है, उसका वर्णन हम करेंगे। देखो पहले तो आप सीधी सी बात समझो, छोटी सी समझ, उसको बहुत विस्तारित करेंगे अभी अगले 15 मिनट में। पहले छोटी समझ अगर होगी, पहले छोटी चीज को समझ जाओगे। देखो जो चीज धन से संबंधित होगी, धन से संबंधित मतलब किसी टैक्स आदि की बात होगी, टैक्स कोई कर सरकार को लगाना है, हटाना है, घटाना है, ठीक है। भारत सरकार जो कर्ज लेती है, जो कर्ज लेती है डेब्ट, यानी किसी कर की बात होगी, किसी कर्ज की लिए कोई अधिनियम आएगा कर्ज के लिए। जैसे भारत सरकार, आप जानते हैं कि आपका विश्व बैंक से भी हम कर्जा लेते हैं अपने विकास के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियाई विकास बैंक से हम कर्जा लेते हैं कई बार, अन्य देशों की मदद से या अन्य जो कुछ संगठन है उनकी मदद हम लेते हैं। आप कहेंगे हाँ लेते हैं, तो वो धन का मामला हो गया। किसका? वो सारे के सारे हो गए हमारे धन के मामले हो गए, ठीक है। किसी भी प्रकार का होगा, या हम इसमें कह सकते हैं आपका किसी प्रकार का जो हमारे फंड से रिलेटेड होगा, यानी कि हमारे जो फंड्स है, भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि है या आकस्मिक निधि है, ठीक है, संचित निधि या आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का कोई मामला होगा, संचित और आकस्मिक निधि, इसको हम बोलेंगे आपका क्या कंसोलिडेटेड या फिर कंटिंजेंसी फंड की कोई हमारी बात होगी, अभी हम बात करेंगे। जैसे मैं आपकी इसके लिए समझ विकसित करता हूँ थोड़ी सी। संचित निधि और आकस्मिक निधि में अंतर कैसे समझे? आप सब अभी आपके घर में कोई ना कोई कमाता होगा, या तो आप कमाते होंगे या आपके घर में कोई कमाता होगा। तो हम जितना भी कमाते हैं वो क्या है हमारा? वो संचित निधि है, संचित। जैसे कि भारत सरकार क्या कमाती है, तो आप जानते हैं कि पूरी जनता टैक्स देती है, पूरी जनता टैक्स देती है, तो वो टैक्स कहाँ जमा होता है? तो वो सारा का सारा जो टैक्स है, सारा का सारा पैसा है, वो संचित निधि में जमा होता है। इकट्ठा पैसा, संचित कहते हैं ना, चीज़ों को संचित किया गया मतलब कि इकट्ठा किया गया है। संचय, संचय शब्द का मतलब ही होता है इकट्ठा करना। तो लेकिन आप एक बात बताइए, जैसे कि आपकी जॉब लग जाएगी और आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हर महीने की सैलरी, औसतन सैलरी मान लेते हैं आपकी, कि आपको 40,000 रुपये या 50,000 रुपये मिलेंगे, और औसतन एक सैलरी मान ली, इससे बड़े पद पर जाएंगे तो बड़ी तनख्वाह। तो जैसे आपको हर महीने 50,000 रुपये मिलेंगे और आपको कुछ साल हो जाएंगे जॉब करते हुए, और मान के चलो आपने 10 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो वो 10 लाख रुपए आप अपनी जेब में लेके घूमते रहेंगे क्या हर समय? क्या आप अपनी जेब में लेकर के घूमते रहेंगे उन 10 लाख रुपए को? आप कहेंगे नहीं, उनको हम बैंक में रख देंगे। तो ये क्या कर दिया आपने? अपने धन को संचित कर लिया। ऐसे ही भारत सरकार अपने धन को संचित करती है, उसे भारत की संचित निधि कहते हैं। तो फिर आकस्मिक निधि क्या है? तो आप सोचोगे कि जब आपने बैंक में आपका 10 लाख रुपए हैं, तो कुछ पैसा तो आप अपने घर भी रखोगे इमरजेंसी के लिए अपनी जेब में। अब तो क्या है कि भाई डिजिटल मनी है, फ़ोन पे से कनेक्ट रहता है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि, फिर भी आप कुछ ना कुछ कैश अपना अलग से रखते हो जो आकस्मिकता के लिए है, कि ऐसा हो सकता है कहीं पर आपका फ़ोन पे ना चलता हो, यूपीआई ना चलता हो, तो तब आप क्या करोगे? तब आप आकस्मिक निधि से खर्चा करोगे। यानी कि ऐसे ही भारत में कोई आपदा आ जाए, जैसे कोरोना आया था, उस समय के लिए भी कुछ आकस्मिक स्थितियों के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा रखा जाता है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं? ये सारा पैसा होता है, टोटल पैसा होता है, ये किसके लिए होता है? ये इमरजेंसी के लिए होता है, इमरजेंसी के लिए होता है। तो इन सब से संबंधित कोई बात होगी तो वो धन विधेयक होगा। वित्त विधेयक में क्या कहा गया है कि बातें आर्टिकल 110 की तो होंगी ही होंगी, यानी कर, कर्ज, आपका संचित निधि, आकस्मिक निधि, ये बातें तो होंगी, लेकिन इन बातों के साथ में अन्य विषय भी जुड़े हुए होंगे। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 110 की बात नहीं होंगी। आर्टिकल 110 में जो विषय हैं, आर्टिकल 110 में ए से लेकर के एफ तक के जो विषय दिए गए हैं, उनके साथ में अन्य विषय भी, अन्य विषय भी इसमें क्या होगा, जो साथी एनी अदर मैटर है वो इसमें जुड़ा हुआ है। एनी अदर मैटर जैसे कैसे समझें इसको? ऐसे समझिए, जैसे कोई टैक्स बढ़ाने की बात थी, और वो जो टैक्स बढ़ना था, ऐसे कहना था कि भाई इनकम टैक्स जो है, अब जो लोग 4 लाख रुपए कमाएंगे उन पर भी लगेगा, ऐसा मान लिया गया। ये छूट कर करके दे दिया गया कि जो 10 लाख रुपए कमाएंगे उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, इससे ज़्यादा वालों को देना है। तो ये तो टैक्स की बात हो गई। लेकिन टैक्स के साथ में एक अन्य बात और की जा रही है कि यहाँ पर जो भारतीय नागरिक होंगे उनको 10.5 लाख रुपए की छूट होगी, और इस तरह से कुछ उसमें प्रावधान कर दिया गया। मतलब अन्य शब्द जोड़ दिए गए, नागरिक। तो नागरिक क्या आर्टिकल 110 में आता है? आप मुझे बताएं, नागरिकता के लिए किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में बात की गई है?
तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 से 11 में बात की गई है भैया उसकी, तो यानी कि ये विषय तो आर्टिकल 110 का नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 110 में तो सिर्फ और सिर्फ धन के आय और व्यय की बात होंगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर कौन देखेगा इस बात को? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे। वो देखेंगे, अरे अच्छा, नागरिकता की बात कर रहे हो इसमें, तो वो क्या बोल देंगे, इसको एकदम से बोल देंगे कि ये तो भैया आपका क्या होगा, ये तो आपका वित्त विधेयक होगा। धन विधेयक को तय लोकसभा अध्यक्ष देख रहे हैं आपका, लोकसभा अध्यक्ष देखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो बातें की गई हैं जो आर्टिकल 110 की हैं। इसकी बातें हैं सिर्फ आर्टिकल 110 की बातें, क्योंकि धन विधेयक की परिभाषा उसी में दी गई है, 110 की बातें। तो वो क्या कह देंगे स्पीकर साहब, उनको अधिकार है इस बात का, फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। कई बार तो पता है क्या किया जाता है, कई बार तो ऐसा करते हैं कि किसी विधेयक को पारित करना है, क्योंकि लोकसभा में पारित होगा आपका धन विधेयक, उसमें राज्यसभा को तो अधिकार है नहीं। तो कई बार तो ऐसा होता है, लोकसभा अध्यक्ष तो अपनी पार्टी के होते हैं समझिए तुम, तो उनको क्या बोला जाता है कि एक काम करो भैया, इसको मनी बिल बोल दो तुम, मनी बिल बोल दो इसको, तो राज्यसभा की तो पावर खत्म हो जाएंगी, तो मनी बिल तो आसानी से पास हो जाएगा, राज्यसभा के पास अधिकार ही नहीं है, 14 दिन तक होल्ड कर सकता है बस। ऐसे भी पारित कर लिया जाता है, जैसे कि आपका आधार एक्ट था 2016 का, उसको ऐसे ही किया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट भी है, ये भी याद रखिए, किसी कानून की समीक्षा करने के लिए कौन है बाद में, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट भी है। तो गलत तरीके से होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी फिर उसमें बेंच बैठ के उसको देखती है कि भाई ये गलत है, या उस पर पटिशन आ रही है, या लोग बाग उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, वित्त विधेयक किसको समझेंगे, तो इसमें याद रख लेना, इसमें आय की, पैसे की बात तो होगी, यानी कि रेवेन्यू की बात तो होगी, इसमें रेवेन्यू की बात तो तीनों में हो रही है, राजस्व की बात भी होगी इसमें, खर्च की बात भी होगी, लेकिन आर्टिकल 110 की कोई बात नहीं होगी। यानी जो बातें आर्टिकल 110 में कर दी गई हैं, आर्टिकल 110 में कर दी गई हैं, वो यहां पर नहीं होंगी। आर्टिकल 110 की बात अगर यहां आ जाती और साथ में हम क्या कह देते, फिर तो उसको भी आर्टिकल 110 और साथ में या तो अन्य बातें होंगी तो श्रेणी वन, सिर्फ आर्टिकल 110 है तो धन विधेयक। अगर आर्टिकल 110 की बात नहीं है और खर्च और इनकम इन सब की बात के ऊपर कोई बिल आ रहा है, लेकिन आर्टिकल 110 से संबंधित नहीं है, जो बातें आर्टिकल 110 में की गई हैं उनसे संबंधित नहीं है। जैसे मान के चलो कोई सड़क बननी है आपका, कोई सड़क बननी है, उसके लिए कोई बिल आना है और उसका आर्टिकल 110 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या कोई भी अन्य कार्य हो, जैसे अधिकतर कार्य तो कहाँ से होंगे आपका, संचित निधि से होते हैं, आकस्मिक निधि से होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी निधि भी होती हैं जिन जो संचित निधि और आकस्मिक निधि से ही सारे कार्य नहीं होते देश में। आपने बहुत सारी निधि सुनी होंगी, जैसे कि आपका विधायक निधि, जिला पंचायत निधि, ठीक है, ये तो राज्य में हो गई, ऐसे ही केंद्र स्तर पर सांसद निधि। तो कोई ऐसा कार्य होना है जिसमें जिक्र नहीं है आर्टिकल 110 का। बात क्लियर है? सारी बात समझ में आई आप लोगों को? बताएंगे कि भैया मुझे माफ़ करिए बच्चा, आपकी जो समस्याएं वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं सूर्या राय। मैम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उनसे नहीं कह सकता हूँ इस बात को, ठीक है। तो वित्त विधेयक बात रहेगा, 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें क्या बोलना है हमको कि जितने भी धन विधेयक होते हैं यहाँ पर लिखना। जैसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप रीजनिंग करते होंगे, मोर हैं जितने भी, मोर और पक्षी के लिए क्या डायग्राम बनाओगे? तो आप कहोगे जितने भी मोर हैं, जितने भी मोर हैं पिकॉक, वो सभी बर्ड्स हैं, वो सभी क्या हैं, पक्षी हैं, बन जाएगा। क्या सभी पक्षी मोर हैं? आप कहोगे नहीं। तो यहाँ सीधी बात हो गई ना, आप अंतर देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया, आर्टिकल 110 की बातें यहाँ भी हैं, आर्टिकल 110 की बातें यहाँ भी है, लेकिन आर्टिकल 110 के अलावा भी यहाँ पर कुछ बात जो है जुड़ी हुई होगी। तो इसका मतलब है ये धन विधेयक से अधिक विस्तारित है, धन विधेयक से ज्यादा बातें इसमें की जा रही हैं। हाँ जी भैया बिल्कुल की जा रही हैं, यानी ये विशाल है, विस्तृत है। धन विधेयक किसके अंतर्गत आ जाएगा? इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो याद रख लेना इस बात को, क्या बोलेंगे, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, वित्त विधेयक होते हैं। बट लेकिन, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, क्योंकि ज्यादा बातें हैं उनमें। बट ऑल फाइनेंशियल वित्त विधेयक, अधिनियम लिख देते हैं अभी, सभी वित्त विधेयक